नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट लेंगे। इसके 3 भागों में अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के पैरामीटर्स, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, वॉइड्स के बारे में। उसके बाद हमने एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग और क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़े। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द सॉलिड। विद्युतीय गुण। ठोस के विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता पाई जाती है। विद्युत चालकता की यह विविधता 27 कोटियों में फैला होता है, जिसका परिमाणों का परास 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। इस चालकता की विविधता में गुण के आधार पर ठोस को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये 3 भाग होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। पहला देखते हैं चालक, कंडक्टर्स। वैसे ठोस जिनकी चालकता का परास 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य हो, वे चालक कहलाते हैं। धातुओं की चालकता उच्चतम होती है और ये 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। विद्युत रोधी इंसुलेटर्स। जो ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के मध्य होती है, वे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अर्धचालक। ठोस जिनकी चालकता 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेके 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के मध्य होती है, वे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। धातुओं में विद्युत चालन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। एक चालक में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन अथवा आयनों के मूवमेंट के कारण होता है। धातुओं में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत का चालन आयनों की गति के कारण होता है। धातु ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। ये हम पिछले भाग में देख चुके। आयनिक ठोसों के अंदर ठोस अवस्था में चालकता नहीं होती, क्योंकि आयनों के बीच विद्युत आकर्षण बल प्रबल होता है, इसलिए आयन चालकता के लिए मुक्त नहीं है। वे केवल गलित अवस्था या जल में घुलने पे ही चालकता दिखाते हैं, जबकि धातु में गलित और ठोस दोनों ही अवस्थाओं में चालकता है। धातु में विद्युत का चालन प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक होगी तो चालकता अधिक होगी। जैसे देखिए, सोडियम के अंदर आउटरमोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने मेटल के लेटिस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 282 ये उसका विन्यास है, तो आउटरमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वो लेटिस में देगा। तो जितने अधिक संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी अधिक चालकता होती है। तो धातु के परमाणु कक्षाएं मिलकर आणविक कक्षाएं बनाती हैं। ये हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक होता है कम एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन कक्षाओं की ऊर्जा इतनी आसपास होती है कि ये एक बैंड बना लेते हैं। जब हम एक ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक लोअर का एक हायर का बनेगा। लेकिन जब बहुत सारे मेटल के एटम्स होंगे, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे होंगे, तो वो इतने पास पास बनेंगे कि आप इस फिगर में देखें, ऐसी बैंड जैसी सिचुएशन दिखती है हमें, है ना। इस तरह का बैंड पास पास एनर्जी ऑर्बिटल्स होने से एक बैंड बन जाता है ना। यदि बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ ओवरलैप करता है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिसे धातु चालकता दर्शाती है। देखिए, ये यहाँ अर्धपूरित बैंड है ना, आधा भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकते हैं,
या तो मेटल में इस तरह की सिचुएशन होगी जहां आंशिक रूप से पूरित बैंड हो, वैलेंस बैंड जो है आधा भरा हुआ, या फिर ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैपिंग सिचुएशन में हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर सकें, है ना। इस तरह से अतिव्यापित बैंड हो, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और अतिव्यापित कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट संभव है। तो मेटल में इन दोनों तरह में से किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है। इन दोनों के होने पे ये धातु में चालकता आती है। यदि भरे हुए संयोजी बैंड तथा आगामी उच्च रिक्त बैंड कंडक्शन बैंड के बीच दूरी अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन उसे लांघ नहीं सकते। इस स्थिति में पदार्थ की चालकता काफ़ी कम होगी तथा वह विद्युत रोधी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। यहाँ देखें इस फिगर में, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। इनके बीच में जो निषिद्ध क्षेत्र है इसमें ऊर्जा का अंतर अधिक है। इस अंतर के अधिक होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता, इसलिए ये चालकता नहीं दिखाते। तो ये विद्युत रोधी हैं। अर्धचालकों में विद्युत चालन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालकों में संयोजन बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। इस फिगर में देखें, ये बहुत कम गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इस कम अंतराल के कारण बैंड लांघ सकते हैं तथा अल्प चालकता दिखाते हैं। इस तरह से सेमीकंडक्टर्स में कम होती है चालकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में चालक बैंड में जा सकते हैं। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे पदार्थ इस प्रकार का व्यवहार दिखलाते हैं तथा इन्हें आंतर अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे आंतर अर्धचालकों की विद्युत चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है। इनकी चालकता कम है, हमारे लिए ये कम उपयोगी होते हैं। यदि हम इनकी थोड़ी चालकता बढ़ा दें तो ये आज क्रांति कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे अर्धचालकों का उपयोग होता है। अतः इन अंतरचालकों की विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए इनमें उचित अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि के मिलाने को अपमिश्रण कहते हैं, डोपिंग। आंतरचालकों की विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उचित अशुद्धि मिलाने की विधि को अपमिश्रण, डोपिंग कहते हैं। अपमिश्रण उस अशुद्धि द्वारा किया जाता है जो आंतर अर्धचालक जैसे सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ऐसी अशुद्धियों से इन ठोसों में इलेक्ट्रॉनीय दोष, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाता है। यहाँ जो हमने फिगर दिखाया है इसमें सिलिकॉन का एक परमाणु चारों तरफ से बॉन्डेड है। हर सिलिकॉन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो निकटवर्ती 4 सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ है। ये विशुद्ध क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन अब हम डोपिंग करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी से। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में हैं, है ना। 14th ग्रुप में होने के कारण इनके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में भी और जर्मेनियम में भी, और प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटस्थ परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। फिगर में दिख भी रहा है, ये देखिए, ये सिलिकॉन ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, इधर लेफ्ट में बॉन्ड बना रहा है, इधर नीचे बॉन्ड बना रहा है, इधर राइट में बॉन्ड बना रहा है। हर सिलिकॉन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, उसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और साझे के साथ 4 बंध बना लेता है। जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक, जिनमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, को अपमिश्रित किया जाता है तो यह सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं। यहाँ देखें, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल था, लेकिन यहाँ इम्प्योरिटी के रूप में हमने ग्रुप 15 का आर्सेनिक डाल दिया है।
आर्सेनिक में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 इलेक्ट्रॉन में से देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन एक तरफ इधर बॉन्ड बना रहा है, 1 2, इधर नीचे 3 और इधर 4, और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया। लेटेस्ट में ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन का काम, गतिशील इलेक्ट्रॉन है और इसी के कारण चालकता बढ़ती है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 5वां, इसके लेटेस्ट में फ्री घूमने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। इस तरह 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग 4 सन्निकट सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में होता है। 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विस्थानित हो जाता है। यह विस्थानित इलेक्ट्रॉन अपमिश्रित सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि करते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आ जाने से वृद्धि हो रही है चालकता में। यहाँ चालकता की वृद्धि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और उन इलेक्ट्रॉन के आने से ही चालकता बढ़ रही है यहाँ पे। अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। दूसरा देखते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज हम ऐड करें, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो कि आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में हैं, को वर्ग 13 के तत्वों यथा बोरॉन, एल्यूमिनियम अथवा गैलियम, जिनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, के साथ अपमिश्रित किया जा सकता है। अब यहाँ हमने क्या करा, सिलिकॉन या जर्मेनियम का लेटेस्ट था, उसमें हमने बोरोन ऐड कर दिया इम्प्योरिटी के रूप में। बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 3 ना, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। उन 3 इलेक्ट्रॉन में से देखें, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ सिलिकॉन के साथ बंध बन गया, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ बंध बन गया, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ भी बंध बन गया। अब ऊपर सिलिकॉन के ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ बंध बनाने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ धनात्मक छिद्र हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रॉन होल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है। इस स्थिति में वह स्थान जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का छिद्र यहाँ दिख रहा है, उसमें क्या होता है, निकटवर्ती से यहाँ इलेक्ट्रॉन आके इसको भर देगा। अब यहाँ पर छिद्र डेवलप हो जाएगा, फिर जब यहाँ छिद्र होगा तो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको भर देंगे और वो यहाँ छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से आगे वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन के छिद्र को भर सकते हैं, परंतु ऐसा करने पर वह अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ जाता है। जैसे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आता है इस जगह पे, तो अपना मूल स्थान इस जगह पे वो छिद्र छोड़ देगा, है ना। यदि ऐसा हो तो यह प्रतीत होगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा यह भरा गया है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है ना। अपने को इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आता हुआ दिख रहा है और छिद्र इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? राइट साइड में, है ना, और छिद्र किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड में जाता हुआ दिख रहा है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्र से धन आवेशित प्लेट की ओर चलेंगे। ये देखिए, जैसे ये लेटेस्ट है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक धनावेशित प्लेट लगा दी, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ चलेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर आते जाएंगे धनावेशित प्लेट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो धनावेशित प्लेट की तरफ जाएंगे। और इधर जो ऋणावेशित प्लेट होगी उस तरफ क्या होगा? वो जो पॉजिटिव होल है, इलेक्ट्रॉन होल है, वो उस प्लेट की तरफ जाता हुआ दिखेगा। परंतु ऐसा प्रतीत होगा जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र धनावेशित है और ऋणावेशित प्लेट की ओर चल रहे हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। क्यों कहा पी प्रकार का? क्योंकि ऐसा अपीयर होता है कि पॉजिटिव होल ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ, इसलिए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग कहाँ काम आते हैं? ये एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों को विभिन्न क्रम में संयोजित कर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे डायोड में एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसका उपयोग रेक्टिफायर परिशोधक के रूप में किया जाता है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ट्रांजिस्टर भी
इसी तरह N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालकों के विभिन्न संयोजन से तैयार किया जाता है। इस तरह से इसमें 2 लेयर N टाइप सेमीकंडक्टर की है और बीच में सैंडविच के रूप में P टाइप सेमीकंडक्टर लगाया जाता है। या तो NPN ट्रांजिस्टर होते हैं या PNP, जहां N को एज सैंडविच काम में लिया है और आगे पीछे PP लगाए हैं। ट्रांजिस्टरों को रेडियो अथवा श्राव्य संकेतों के पहचान प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है। ऑडियो रेडियो सिग्नल्स को ये आइडेंटिफाई भी करते हैं और एम्पलीफाई भी करते हैं। सोलर फोटो सेल भी विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से तैयार किया जाता है। सोलर फोटो सेल का उपयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। ये था सारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण होता है। पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति के कारण होता है। किसी एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उसकी चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार की गतियों के द्वारा उत्पन्न होती है। फिगर में देखें, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तो नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। इससे क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ। दूसरा, वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है ना, स्पिन करता है अपनी एक्सिस पे भी। इससे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रॉन के 2 प्रकार के मोशन से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। यहाँ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसकी नाभि के चारों ओर कक्षा में गति तथा उसका अपने अक्ष पर चारों ओर गति, इन दोनों गतियों से मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के इस चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटॉन म्यू बी कहा जाता है। मैग्नेटॉन वन बोर मैग्नेटॉन जो है 9.1 बोर मैग्नेटॉन 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। पदार्थों को उनमें विद्यमान चुंबकीय गुण के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से 5 भाग हैं ये? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। एक अथवा अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ही अनुचुंबकत्व का कारण है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। जिन भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो सब पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। जैसे देखिए ऑक्सीजन एग्जाम्पल में, ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। इसी तरह से कॉपर 2+, कॉपर का विन्यास क्या होता है? आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1 है ना। +2 स्टेट में इसमें 3d9 होगा तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो कॉपर 2+ भी पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। इसी तरह से आयरन 3+, क्रोमियम 3+ अनुचुंबकत्व दर्शाने वाले पदार्थ हैं। प्रतिचुंबकत्व, डायमैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से विकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल अथवा बिना जोड़े का नहीं हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन का युगलित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है और ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। तो जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। तो यहाँ डायमैग्नेटिक के उदाहरण क्या हैं? H2O, NaCl, बेंजीन, ये सब डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। लौह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम, क्रोमियम डाइऑक्साइड बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है।
प्रबल आकर्षण के अतिरिक्त ये स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। जैसे हमने देखा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो क्या होता है, जैसे ही हम मैग्नेटिज्म हटाएंगे उसका चुंबकीय गुण चला जाएगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर एक बार मैग्नेटाइज किया फिर चुंबक हटा भी दें तो ये सब्सटेंस परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, इन्हें डोमेन कहा जाता है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के अंदर छोटे छोटे क्षेत्रों को डोमेन कहा, और जब चुंबक नहीं होता ना तो ये डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं सारे डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आ गए हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। और लौह चुंबकीय पदार्थों में अगर हम मैग्नेट को हटा भी लेते हैं तो भी चुंबकीय प्रभाव रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी डोमेन का क्रम बना रहता है और लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बन जाते हैं। चौथा देखें, प्रति लौह चुंबकत्व एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। प्रति लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे मैंगनीज ऑक्साइड में डोमेन संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, ये डोमेन अपोजिटली ओरिएंटेड हैं, एक ऊपर है एक नीचे, और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। फेरी चुंबकत्व फेरी मैग्नेटिज्म। जब पदार्थ में डोमेन की चुंबकीय आघूर्णों का संरेखन समानांतर एवं प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है तब पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखा जाता है। यहाँ देखिए, इसमें डोमेन ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, लेकिन बराबर संख्या में नहीं है। जैसे देखिए, दो डोमेन ऊपर दिख रहे हैं तो एक नीचे आ रहा है ना, यहाँ फिर दो ऊपर हैं एक नीचे हैं, तो इनका समान संख्या नहीं है ऊपर और नीचे का, इसलिए असमान होने पर ये फेरी चुंबकत्व दिखाते हैं। ऐसे लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4 तथा फेराइट, मैग्नीशियम फेराइट और जिंक फेराइट आदि इसके उदाहरण हैं। ये पदार्थ भी गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं। गर्म करने से इनका फेरोमैग्नेटिज्म खत्म होकर पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है। बच्चों, आज के भाग में हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। इसमें हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में देखा कि किस तरह से मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये सब चीज़ें होती हैं, और जिनमें से सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत काम आते हैं। आज जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति हो रही है इसमें काफ़ी सेमीकंडक्टर का उपयोग हो रहा है। इसी के साथ हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिनमें 5 प्रकार के पदार्थ देखे: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। इन सब के उदाहरण वगैरह देखे। मैं समझता हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।